आदाब नाज़रीन, मैं सनम एजाज और श्रीनगर के स्टूडियो से आपके साथ इस लाइव नशरियात में 4 बज चुके हैं और अब तक की क्या सूरत हाल रही इस पर इस प्रोग्राम के दौरान हमारी ख़ास नज़र रहती है। और नाज़रीन आपको बताएं कि आज के दिन के हवाले से जो लॉकडाउन फेज़ 3 है वो भी शुरू हुआ है और इसी लॉकडाउन फेज़ 3 के दौरान क्या कुछ ज़मीनी हक़ाइक़ रहे, क्या हालात रहे, ये भी हम आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन उससे पहले बताएं कि रियासत के सरकारी तर्जुमान रोहित कंसल का सुबह सुबह ट्वीट भी आया था। कुछ ने पढ़ा होगा, जिसने नहीं पढ़ा होगा उनके लिए बताता चलूं कि उस ट्वीट में लिखा हुआ था कि शाम 7 से सुबह 7 और इस वक्त के दौरान ट्रांसपोर्ट पर मूवमेंट पर पाबंदी रहेगी, एक्सेप्ट जो मेडिकल इमरजेंसीज होंगी उनको छोड़ा जाएगा, बाकी किसी भी तरह की कोई मूवमेंट की अलाउ नहीं किया जाएगा। इसकी वजह यही बताई जाती है कि कुछ लोग रात के वक्त मूवमेंट करते थे, दिन को चूँकि स्ट्रिक्टनेस हुआ करती थी, रात की मूवमेंट होती थी, एक जगह से दूसरी जगह जाती थी, इंटर डिस्ट्रिक्ट मूवमेंट होती थी। उसके लिए सरकार ने अब ये फैसला लिया है कि अब रात की मूवमेंट भी नहीं होगी। लॉकडाउन 3 का आज पहला दिन और आज पहले दिन कई इलाकों से खबर आई कि कुछ लोग बड़ी तादाद में बाहर निकले हैं। श्रीनगर में भी सुबह सुबह का मंजर कुछ वैसा ही था, अच्छा खासा ट्रांसपोर्ट था और ट्रांसपोर्ट के साथ साथ कुछ पैदल मूवमेंट भी देखी जा रही थी। दुकानें, कारोबारी इदारे बंद थे, लेकिन सड़कों पर ट्रैफिक को देखते हुए यूं लग रहा था जैसे लॉकडाउन ना हो, पुराने वो दिन याद आ रहे थे जिनके लिए मशहूर है कश्मीर। लेकिन सुबह सुबह जब ये सूरत आई, मीडिया पे खबरें आई, पुलिस फोर्सेस के लोग एक्टिव भी हुए और उसके बाद 12 बजे के बाद सिचुएशन थोड़ी सी बदल भी गई। लेकिन गाँव देहात में खबर ये भी आई कि वहाँ से बड़ी मूवमेंट आज कस्बों में देखी गई, ख़ासतौर पर टाउन्स में देखी गई और लोगों ने बड़ी तादाद में, उनको लगा था कि शायद आज लॉकडाउन ख़त्म हो चुका है तो घरों से निकल के वो कस्बों तक पहुँचे भी थे। कुछ को बीच सड़क पे रोका, बीच रास्ते में रोक के वापस भेजा गया, कुछ को कस्बों तक पहुँचने के बाद रोका गया। लेकिन इसी दौरान कुछ और दिल दहलाने वाली खबरें आई है। श्रीनगर में आज हमने लोगों से पूछा कि क्या है सूरत हाल, क्यों आप इस तरह की सिचुएशन करें, तो एक दोस्त ने हमें रास्ते में मिले तो उन्होंने बताया कि सिचुएशन इस तरह की है कि सरकार ने 5 किलो राशन तो दिया बीपीएल कैटेगरी वालों को, लेकिन जो बीपीएल कैटेगरी में नहीं है और रेड जोन में है वो 5 किलो भी तो अलग बात, उनके पास जब और है ही नहीं, कुछ पैसा भी नहीं है, कुछ कमाई भी नहीं है, तो वो क्या करें, कैसे खाएं। ये श्रीनगर की बात हुई और श्रीनगर के साथ साथ एक दोस्त ने हमें ये भी बताया कि अब उसके घर में उसके वालिद साहब को दवाइयाँ जो ब्लड प्रेशर की हैं वो अल्टरनेट डेज पे दी जाती हैं। उसको डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया कि रोज़ की एक टेबलेट खाना है, लेकिन दवाइयों की कमी नहीं सही, लेकिन दवाइयाँ ख़रीदने के लिए पैसों की कमी है, इसलिए वो ख़रीद नहीं सकते। अब एहतियाती तौर पे ब्लड प्रेशर की दवा तो उन्हें देनी है, लेकिन ऑल्टरनेट डेज पे खुद ही उन्होंने तजुर्बा किया है ताकि इस मुसीबत में वो कहीं न कहीं इसको लॉन्ग रन में आगे ले चले। ये सिचुएशन उस शख्स की जो कल तक कर्ज भी दिया करता था, उसकी ये सिचुएशन है। हमने भी कई बार उससे लिया है और वापस ही कर दिया, आज वो कहेंगे, लेकिन ये सिचुएशन है शहर की। और गांव देहात की भी कुछ इसी तरह की सिचुएशन है। पिछले साल हम लॉकडाउन में रहे, कोई आमदनी नहीं, कोई सिर्फ खर्चा ही खर्चा, और इस साल भी ये लॉकडाउन और इस लॉकडाउन के दौरान कोई भी आमदनी नहीं, सिर्फ खर्चा। तो घरों की हालत साफ जाहिर है बहुत ख़राब होनी होगी। इसी हालत ख़राब के बीच में इंतज़ामिया पर कई बार सवाल उठे हैं। कश्मीर में इंतज़ामिया क्या कर रही है उस पर हम बाद में बात करेंगे, लेकिन कश्मीर से बाहर जो कश्मीरी फंसे हुए हैं उनके लिए इंतज़ामिया क्या कर रही है ये शायद सब जानते हैं। अगर मैं कहूँ तो मैं बड़ा ज़ीरो दूंगा, कुछ नहीं कर रही है। अगर किया होता तो ये कसम पुरसी के आलम में वो कश्मीरी नहीं होते। मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों से हमें लगातार फ़ोन आते हैं, कॉल्स आती हैं, बता रहे हैं वो कसम पुरसी के आलम में हैं। और एक दिलदोज़ खबर आपको मैं नाज़रीन बताना चाहूँगा। ये शनिचर का दिन था, करीबन शाम 7 बजे मुझे कॉल आता है। मैं प्रोग्राम ख़त्म करने के फ़ौरन बाद मुझे कॉल आता है और एक बुज़ुर्ग मुझे दिल्ली से कॉल करता है। पहले उसका बेटा मुझसे बात करता है और कहता है कि पापा से बात करिएगा, और उसके बाद जब वो बुज़ुर्ग मुझसे बात करता है तो वो कहते हैं कि वो बीमार हैं, इलाज के लिए दिल्ली आए हुए थे, अब वापस जाने के लिए वो परेशान हैं, वो उनकी तबीयत अब भी ख़राब है और वो वापस जाना चाहते हैं, लेकिन उनके लिए इंतज़ाम नहीं हो रहा है, पास नहीं बन रहे, सरकार उन्हें ले जा नहीं रही है। ये सारे मामलात हमने उन्हें दिलासा भी दिया। दिल्ली में कुछ ओहदेदार उनसे बात करने की कोशिश भी की, लेकिन हमारी उनसे बात हो नहीं सकी, क्योंकि सरकार ने जिन लोगों को वहाँ तैनात किया है उन्होंने फ़ौरन तैनाती के हुक्मनामे के साथ ही अपने फ़ोन बंद कर दिए हैं। हमारे पास कोई ज़रिया नहीं था कि हम उनकी
अपील उन तक पहुंचाते। ताहम हमें ये यकीन था कि आज की अपनी ग्राउंड रिपोर्ट में उनकी अपील हम ऊपर हुकाम तक पहुंचा पाएंगे। लेकिन आज सुबह सुबह मुझे एक SMS आता है और उसमें ये दिलदोज़ खबर मुझे बताई जाती है कि जिस शख्स ने मुझे वो कॉल की थी उनका इंतकाल हो चुका है। ये हकीकत कितनी हम नहीं जानते हैं। SMS पे हमने कॉल बैक वापस किया था, वहाँ से हमें रोने की आवाज़ आई। हम नहीं जानते वो क्या है, हकीकत थी या क्या कुछ था। लेकिन ये दिलदोज़ खबर अगर वाकई में है तो दिलदोज़ खबर है, कश्मीरी का इंतकाल हो चुका है, दिल्ली में इंतकाल हुआ है। ये एक पहलू। और इसी तरह की और कई कॉलें हमें मौसूल हुई हैं। हमें चेन्नई से एक शख्स ने कॉल किया, दिल्ली से एक और शख्स ने कॉल किया कि उनके वालिद साहब का ऑपरेशन हुआ है, सर्जरी हुई है, उन्हें कश्मीर ले जाना है। और कश्मीर ले जाने में उन्हें सबसे दूसरी परेशानी है, उनका पूरा जो एब्डोमेन वगैरह वो काटा गया है सर्जरी के दौरान। अब उन्हें ले जाने के लिए उन्हें पब्लिक ट्रांसपोर्ट के ज़रिए नहीं लिया जा सकता है। सरकारी तौर पे चॉपर वगैरह या जहाज़ में उनको ले जाना था, और अगर उन्हें पब्लिक ट्रांसपोर्ट में लिया गया तो उनकी हालत ख़राब हो सकेगी। हमने कोशिश की, हम अरबाब इक़दार तक जितनी हमारी पहुंच थी उन तक ये बात पहुंचाएं, लेकिन साफ ज़ाहिर है यहाँ बहुत से अफसरान भी आज सरेंडर ही कर जाते हैं। और इस मामले में भी जिन लोगों से हमारी बात हुई उनने तकरीबन सरेंडर ही किया। और इसी सरेंडर के साथ साथ ऐसी खबरें हमें मुंबई से भी आई हैं, हैदराबाद से भी आई हैं, झारखंड से भी आई हैं और जमशेदपुर से भी आई हैं। ये सब वो कश्मीरी हैं जो कसम पुरसी के आलम में हैं, अपीलों पे अपील कर रहे हैं, रोते हुए बता रहे हैं, लेकिन इंतज़ामिया का कोई पुर्जा उनकी उस आह वका को सुन नहीं पा रहा है। न जाने इस शहर में सब बहरे क्यों हो गए हैं। ये एक पहलू। लेकिन इसी पहलू के साथ साथ सरकार ने कुछ लोगों को लाने की पहल भी की और उनको लखनपुर भी पहुंचाया। और लखनपुर में आज करीबन 2 बजे हमें कुछ लोगों ने फ़ोन करके बताया कि कल रात गए वो बच्चों और ख़वातीन समेत लखनपुर पहुंचे हैं। वहाँ से उन्हें वहाँ के नज़दीकी आश्रम में रखा गया है, लेकिन कल शाम से उन्हें कुछ नहीं, रात 2 बजे से उन्हें कुछ नहीं दिया गया है, पानी तक नहीं उनके बच्चों को दिया गया है। 1500 के करीब वहाँ में उन्होंने बताया कि एक अंदाज़ा है कि 1500 के करीब ये कश्मीरी हैं जो वहाँ पर फंसे हुए हैं। वो बात अपनी जगह पे। लेकिन एक और पहलू जम्मू इंतज़ामिया का, और जम्मू इंतज़ामिया का पहलू हमने कल रात को आपको खबर भी दिखाई थी अपने चैनल पे। और उस खबर का असर, या हम कहें उस खबर का पहलू यही कि ये शख्स रामबन के इलाके का रहने वाला था। इसके मामा बीमार हो गए, इलाज के लिए उसको हॉस्पिटल लिया गया, जम्मू लिया गया, चूँकि रामबन का नज़दीकी अस्पताल जम्मू में पड़ता है। मामा के साथ जम्मू पहुंचाया गया, अस्पताल में भर्ती कराया गया और उसके बाद इसको रहने के लिए एक कश्मीरी के घर में जगह मिली। और कश्मीरी का घर कल नहीं तो परसों उसने मैनेज किया, एक पास को मैनेज किया, और उस पास के बाद इस हफ्ते उसने पास मैनेज किया। और उसके बाद उसने इस रामबन वाले शख्स को बताया कि भाई साहब मैं तो अपने घर जा रहा हूँ, कश्मीर जा रहा हूँ, यहाँ मुझे अपना घर बंद रखना पड़ेगा, आप कोई और बंदोबस्त करो। लेकिन उस शख्स को, जफ़र को, जिसका नाम जफ़र है, कोई भी बंदोबस्त नहीं हो सका। और बात यह हुई कि उसके बकौल वो लगातार 6 दिन जम्मू के डिविजनल कमिश्नर के ऑफिस जाता रहा, वहाँ उसको पास नहीं बन सका, कोई मदद वहाँ पे नहीं की जा सकी। हद ये है, बताया हमें गया, उसने बताया कि वहाँ उन्हें दरवाजे से अंदर ही घुसने नहीं दिया जाता था। डिविजनल कमिश्नर से तो मिलने की बात नहीं, क्योंकि डिविजनल कमिश्नर जम्मू और DC जम्मू ने यह अहकाम जारी अपने मुलाजमीन को बताया है कि किसी भी साइल को दफ्तर में घुसने नहीं देना। डिविजनल कमिश्नर जम्मू और ये DC जम्मू, डिप्टी कमिश्नर जम्मू, 2 लोगों की बात उसने बताई कि वहाँ बाज़ाब्ता तौर पे किसी को अंदर घुसने नहीं दिया जाता है। और उसके बाद वो शख्स मजबूरी के आलम में न पैसा न ठिकाना, बच्चों समेत आखिरकार पैदल ही निकल पड़ा और 3 दिन में वो उधमपुर के आगे पहुंचा हुआ था। वहाँ पे उसने मीडिया से बात की और उसके बाद आगे का सफ़र है। अभी कुछ देर पहले हमने भी उनसे, हमारे साथी नदीम कटोच रामबन में, हमने उनसे पूछा तो नदीम ने हमें बताया कि उसकी भी उससे बात हुई है और वो पैदल आगे की तरफ चल रहा है। क्यों पैदल चल रहा है? वो जम्मू में रुक सकता था, लेकिन उसके पास जब सर सामान न हो तो जम्मू में कैसे रुकता, किसके पास रुकता, क्या करता? और यहाँ पे आसपास के लोगों की भी जिम्मेदारी है कि उन्होंने क्यों नहीं उस पर अपना हक अदा किया। ये एक पहलू। और इसी पहलू पर साथ साथ हम दूसरा पहलू कश्मीर का ही ले रहे हैं। कश्मीर के एक पहलू क्वारंटीन सेंटर्स का है। डे फर्स्ट से, यानी पहले दिन से हम ये बताते आए कि क्वारंटीन सेंटर्स बाहर से जितने खूबसूरत दिख रहे हों, श्रीनगर के क्वारंटीन सेंटर्स को छोड़ के वादी में जितने भी दूसरे क्वारंटीन सेंटर्स हैं, क्योंकि श्रीनगर में अक्सर क्वारंटीन सेंटर्स जो थे वो बड़े 5 स्टार और 3 स्टार होटलों में थे। 1-2 सेंटर्स जो थे जो सरकारी हॉस्टल्स वगैरह में थे, वहाँ को छोड़ के बाकी जगहों पर रहने और खाने की सहूलियात अच्छी ही हो सकती थी क्योंकि होटल्स थे। लेकिन बाकी जहाँ पर ये सिस्टम नहीं था, वहाँ के क्वारंटीन सेंटर्स की इमारतें बड़ी सुंदर थी, लेकिन अंदर जो तस्वीरें हमें बताई जाती थी वो खंडर जैसी थी।
अभी हमें एक कॉल आई है, या सुबह हमें आई, ये कुपवाड़ा के अस्पताल से आई। शोबा तिब पर हम सवाल खड़ा नहीं करेंगे क्योंकि हमारे डॉक्टर साहिबान फ्रंट लाइन पे काम करते हैं, लेकिन इन्हीं डॉक्टर साहिबान में बहुत से ऐसे हैं जो इस सारे शोबे को बदनाम कर रहे हैं, दब्बा लगा रहे हैं। एलडी का वाक़ा हो या कल अनंतनाग में जो खातून के साथ वाक़ा पेश आया, या दूसरे कई ऐसे मामलात, इन्हीं मामलात को देखते हुए हम ये ज़रूर कह सकते हैं कि कुछ लोग इस शोबे के साथ ही जो इस पूरी कौम को बदनाम कर रहे हैं, दब्बा लगा रहे हैं, और इस कौम में ऐसे लोगों के लिए जगह नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि शोबा तिब डॉक्टर का शोबा जो है शोबा पैगम्बरी है। लेकिन कुपवाड़ा की क्वारंटीन सेंटर में जो लोग पॉजिटिव केसेस हैं कुपवाड़ा के अस्पताल में, उनमें से एक करीबन 55 साल के बुज़ुर्ग की सुबह 9:30 बजे करीब हमें कॉल आती है, और उस कॉल में जो कुछ वो बता रहे हम उनकी पूरी रिकॉर्डिंग आपको बराह रास्त सुनाते हैं, इस खबर के साथ, इस उम्मीद के साथ कि शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। मैं जाहिद जो मेरे यहाँ पे पैनल प्रोड्यूसर है, मेरे पैनल एग्जीक्यूटिव हैं, उनसे गुजारिश करूंगा कि ये कॉल आप तक पहुँचाएं, बताएं क्या बता रहे वो। जनाब ये कुपवाड़ी अस्पताल पे जनाब पॉजिटिव आमत ओतर जनाब हंडवारा रोजान गोईपोर जनाब अस्पताल में 9:30 बजे वन चाय दा मिलान खेन मिलान किस बजे 9:30 बजे सुबह 9:30 बजे चाय दान मिलान कहीं अस्पताल मज اہن حظ اچھا ہسپتال ڈسٹرکٹ ہسپتال ڈسٹرکٹ ہسپتال شہرس ما تم دِوان کہین نا ژھار کیُتھ حظ تیٚلہِ گوٚو بیمار أسۍ روزدار کھٮ۪نُک انتظام نہ چھِ اَسہِ گریُک ہٮ۪کان یِتھ کانٛہہ چیٖز أسۍ حظ ٲسۍ ہنٛدوور ہُتھ کوراٹینس منٛز ڈگری کالیج حضرت تِمو حظ ٲس زن أسۍ 5 سٹار ہوٹلس منٛز تِمو کوٚر أسۍ چھِ تِہُنٛد ویلکم کران مطلب تِمو کوٚر صحیح خدمت اَسہِ ییٚتہِ حظ ٲسۍ بنیٛامٕتۍ مُسافِر چاے پتہٕ دِوان چاے اوٚڑ زام تتھ گتہٕ لفافس منٛز بیٚیہِ ژۄچہِ 2 بس پتہٕ دِنہٕ بتہٕ سُہ دِوان لفافس منٛز بیٚیہِ سیُن دال حضرت أسۍ چھِ بٮ۪مار پننی اَسہِ چھِنہٕ ییٚتہِ کھٮ۪نٕے نہ حظ کٕہٕنۍ بٮ۪مار نہ ٲسِن یہِ چھِنہٕ کانٛہہ بٮ۪مار تُہۍ کیٛاہ کٲم چھِو کران بہٕ ٲسٕس دُکاندٲری کران کوٗت وٲنٛس کیٛاہ چھِ کٔژ وُہر چھُکھ ژٕ بہٕ حظ چھُس 55 گوٚو نہٕ حظ یہِ چھُنہٕ کانٛہہ پرواے تُہۍ کیٛازِ چھِو بامبران یوٗت تُہۍ کیٛازِ ونان بٮ۪مار یہِ نہ حظ کھٮ۪نٕے اوس حضرت أسۍ کیٛاہ أکیٛاہ یِمن کرو اَتہِ وٕچھو اہن حظ تُہنٛدِ سۭتۍ واتہِ سٲنۍ آواز نہ حظ أسۍ ونو وُنہِ کرو یِمن سۭتۍ یہِ نہ حظ یِم نہ چھِنہٕ کانٛہہ اَتہِ چھُوا تُہۍ سی ایم او صٲب بتہٕ انان کِنہٕ تُہۍ چھِو بدل کانٛہہ نفر انان بتہٕ نہ یِمے حظ انان تِم أسۍ چھِنہٕ بُتھٕے تِہُنٛد وٕچھان ہٮ۪کان وٕچھِتھ تۄہہِ چھُو اچھا أسۍ وٕچھو اوکے کنٹینس شاید تِم حظ ییٚکیٛاہ چاے کیٹٕلۍ انان سُہ تہِ آسان یِہوے مُسافِرن زن دِوان زن حظ أسۍ مُجرِم باسان چھِ أسۍ تِمن چھِ توتہِ دِوان قٲدٮ۪ن اصل پٲٹھۍ کھٮ۪ن چٮ۪ن مگر أسۍ چھِ قٲدٮ۪ن کھۄتہٕ بدتر گٔمٕتۍ وۄنۍ کرو أسۍ تُہنٛدے وساتہٕ سۭتۍ ٹھیٖک حظ چھُ بہٕ حظ وٕچھِ أکیٛاہ بہٕ حظ تُہۍ ترٛٲیِو مےٚ فون بہٕ کرٕ مےٚ سۭتۍ کتھ اَدٕ حظ السلام علیکم मेरे टेक्निकल जाहिद ने आप तक ये कॉल पहुंचाई। जाहिद आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कश्मीरी में कॉल थी। जो लोग कश्मीरी मुल्क या दुनिया में जहाँ कोई मुझे देख रहा है, सुन रहा है, अगर वो कश्मीरी नहीं समझ रहा है तो मैं उन्हें उर्दू में इसका ट्रांसलेट करके बताता हूँ। ये कुपवाड़ा के अस्पताल में है शख्स, करीबन 55 साल से ऊपर इसकी उम्र है। इसके बकौल पेशे से ये दुकानदार है। ये पॉजिटिव करार पाया गया है और अब ये कुपवाड़ा के डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में इलाज मुआवजे के लिए, जो कोविड हॉस्पिटल है वहाँ इलाज मुआवजा हो रहा है। सुबह के 9:30 बजे करीब इनकी कॉल आती है और ये बता रहे हैं कि इन्हें अभी तक कुछ खाने को नहीं दिया गया है। शहरी के रोज़ा मुसलमान है, कुपवाड़ा का एरिया लगभग सारा वहाँ पे मेजॉरिटी मुसलमानों की है, तो लगभग पहाड़ी इलाका और ज़्यादा रोज़ेदार वहाँ पे रहते हैं। तो रोज़े के हवाले से हमने पूछा तो कहा शहरी नहीं मिलती है तो रोज़ा कैसे रखेंगे। तो ये एक सवाल। अब इस शहरी और रोज़े के मामले में हम नहीं पढ़ेंगे। सबसे पहले यही बात कि अगर पेशेंट को खाना नहीं मिलेगा तो वो अपनी इम्यूनो कैसे स्ट्रॉन्ग कर पाएगा इस सारी लड़ाई से। तो हमने यही इन्हें यकीन दिलाया था कि हम इंतज़ामिया से ये मामला उठाएंगे। हमने उसी वक्त फ़ौरन कुपवाड़ा की CMO जो कौसर जबीन है उनका फ़ोन नंबर घुमाया, उनको कॉल किया। हमने उनसे पूछा कि बुज़ुर्ग जो है ये हमें ऐसे बता रहा है। तो पहला उनका यही था कि झूठ बोल रहे हैं। जवाब उनका था जो कुछ बहुत अच्छा दिया जा रहा है। तो हमने उनसे कहा था कि आम छोटा सा बच्चा होता है या नौजवान कोई होता, हो सकता है
किसी अपनी खुंदक की वजह से वो गलत इल्ज़ाम लगा रहा था, तो उन्होंने बताया कि 4-4 अंडे दिए जाते हैं खाने के लिए। थोड़ा सा मैं भी हैरान हुआ, कोई कश्मीरी 4 अंडे एक टाइम पे खा नहीं सकता है। मैं भी बड़ी कोशिश करता हूँ कि 3 खा लूँ, लेकिन 3 तो खा नहीं सकता हूँ। 2 मुश्किल से आदमी खा लेता है, तो 4 की बात नहीं। और इनने बताया कि चाय का कप ये 2-2 4-4 मांगते हैं। अब आदमी घर में बैठा, बीमार तो है नहीं, कोविड का बीमार है नहीं, डॉक्टर बताते हैं ये बीमार नहीं है, और कश्मीरी चाय पीते हैं, 1-2 कप तो पीते ही रहते। अब अगर इन्हें 2 कप चाय मिल जाती तो कौन सा कयामत बर्पा हो जाती। अब चाय का कप इन्होंने कहा कि चाय में आज ज़्यादा मांगते, उस वजह सब कुछ हो रहा है। जो कुछ भी उन्होंने बताया उसको देख के लगा मुझे कि वहाँ की इंतज़ामिया के कितने पुर्जे ढीले हैं। हर कोई पुर्जा ढीला है। जो कुछ उन्होंने बताया, जिस तरह से उन्होंने इस केस को हमें ब्रीफ किया, उसको देख के लगता था, मुझे लगा कि हम अफसोस के उस हालत में हैं जहाँ पर अफसोस भी नहीं किया जाता है, जिस पे हम अफसोस भी नहीं कर सकते। वो हालत है हमारी एडमिनिस्ट्रेशन का। ये कुपवाड़ा की बात हम कर रहे हैं। कुपवाड़ा के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की सीएमओ ने बताया कि वो 4-4 अंडे देती है, खाना दिया जाता है इनको। अब कौन सा एहसान किया जा रहा है, खाना दिया जा रहा है, और वो भी किस तरह का कि इन्हें ये ह्यूमन है। कैदियों, इनके बकौल कि कैदियों के जेल खाने में तो खाना मिलता है, इन्हें कुपवाड़ा के अस्पताल में खाना भी नहीं मिलता है। अगर खाना नहीं मिलेगा, डिप्रेशन में आदमी हो जाएगा, तो फिर वो कैसे इस कोविड मरज़ से मुकाबला कर सकेगा? क्योंकि जब डिप्रेशन होगा तो आपकी इम्यून सिस्टम जो है वो कमज़ोर हो जाता है। जब खाना नहीं मिलेगा तो आपका स्टमना जो है वो कमज़ोर हो जाएगा। जब सब कुछ कमज़ोर होगा तो ये कीड़ा जो वायरस जो है ये किसी का भी उलटफेर कर सकता है। फिर यहाँ से ज़िंदा बचने की उम्मीद कैसी? और क्वारंटीन सेंटर्स के हवाले से बार बार सवाल उठ रहे हैं। बार बार कश्मीरी यही बता रहे हैं कि क्वारंटीन सेंटर्स में जिन लोगों को रखा जाता है वो नेगेटिव होते, लेकिन उन्हें पॉजिटिव वही क्वारंटीन सेंटर्स में किया जाता है, क्योंकि वहाँ कोई आइसोलेशन नहीं है, कोई सेपरेशन नहीं है। वहाँ सब सस्पेक्ट जो होते हैं वो एक जगह रखे जाते, फिर सस्पेक्ट्स में एक पॉजिटिव निकला तो उस पूरी लाइन को पॉजिटिव करार दिए जाते हैं। लोग ये भी कहते हैं कि जो सस्पेक्ट है उसका पहले टेस्ट करिएगा, अगर वो पॉजिटिव है तो तब रखिएगा, अगर पॉजिटिव नहीं है तो क्यों उसको क्वारंटीन सेंटर में रख के वहाँ पूरे उसको पॉजिटिव किया जाता है। डिलिब्रेट अटेम्प्ट तो नहीं है, ये भी कुछ लोग इल्ज़ाम लगा रहे हैं। लेकिन इन्हीं इल्ज़ामात के बीच में अपने नाज़रीन को बताऊं कि हम अपडेट का वेट कर रहे हैं। अभी तक सरकारी तौर पे आदाद नहीं है, क्योंकि हमें अब आदत हो चुकी है रोज़ के 20, 25, 30 केस आने की। तो वो अभी उसी के तहत हम अभी बताएं कि कोई भी अभी हमें पॉजिटिव या नेगेटिव खबर सरकारी तौर पे नहीं आई है। टेस्ट अभी चल रहे हैं। लेकिन अच्छी खबर ये भी है कि कल करीबन 30 लोग श्रीनगर के, जो 28 लोग श्रीनगर के अस्पतालों से जो पॉजिटिव थे वो ठीक होकर अपने घरों को रवाना किए जा चुके हैं। और उसके साथ साथ अब टेस्ट की तादाद जो है वो बढ़ाई भी गई है। अब 2000 के करीब रोज़ के टेस्ट हो रहे हैं, और इन 2000 में हमें उम्मीद है कि कोई भी 0 के बराबर अब रोज़ हमारे यहाँ नेगेटिव होना शुरू हो जाएंगे, यानी हमारे यहाँ पॉजिटिव केस अब नहीं आएंगे। उम्मीद इसी की, लेकिन इस उम्मीद के साथ हम अरबाब इक़दार तक एक और उम्मीद भी पहुँचा रहे हैं कि एक और वबा भी आ रही है। अभी कोविड तो है ही, लेकिन हमारे यहाँ रुई की वबाई जो है, रूसी सफ़ेदों की रुई, ये वबा हमारे यहाँ फैल रही है, बड़े इलाकों में पहुंच चुकी है। श्रीनगर के आलूची बाग से लेकर ईदगाह रोड तक, और मगरमल बाग से लेकर दूसरे कई इलाकों में, राजबाग, सनत नगर, हर जगह श्रीनगर से ये है। गांव देहात में तो हर जगह रुई के वो सफ़ेदे लगे हुए हैं, वहाँ तो किसी को गिला ही नहीं है। लेकिन शहरों में ये बीमारी तो अब घर घर छतों पे घूमती रहती है। बहुत जल्द ये भी वबा बन जाएगी, तब इक़दाम उठाने से क्या फ़ायदा। अभी अगर उठाए जाए, अभी इनको काटा जाए तो बात बन सकती है। बाद में हंगामी बुनियादों पर अरबाब इक़दार करेंगे कि हम ये कर रहे हैं, हम वो करेंगे, दावे करेंगे, प्रेस नोट जारी करेंगे, प्रेस ब्रीफिंग्स करेंगे, मीडिया को बुलाएंगे। लेकिन अगर अभी करेंगे तो बात बन सकती है, लोग परेशान नहीं होंगे। कोविड को लड़ते लड़ते कहीं ये दूसरा कोविड हमारे लिए मुसीबत न बन जाए। तो फिलहाल अभी बस इतना ही। मुझे मेरे साथियों में जाहिद मलिक और समीर वानी के साथ साथ आबिद कादिर के साथ दीजिए इजाज़त। ऊपर वाले की रही मर्जी, आपसे फिर होगी मुलाकात। जी हाँ, बिल्कुल कोशिश करूंगा रात 6:30 बजे आपसे ग्राउंड रिपोर्ट लेकर आपके पास हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए आप दीजिए इजाज़त। आप रखिए अपना ख्याल। अल्लाह आपका, मेरा सबका निगहबान हो।